Hello everyone, welcome to this next lecture of our current affairs analysis, newspaper analysis, जिसमें हम डेली के जो न्यूज़पेपर में टॉपिक्स आते हैं, जो भी न्यूज़ आती है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा है इट्स बेसिकली हमने जो है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव वाला लेक्चर है वो अपलोड कर दिया है। दिस इज मेनली मीन सेंट्रिक। ठीक है, तो न्यूज़ है इंडिया चाइना बॉर्डर टॉक्स के बारे में। इंडिया और चाइना के बीच 25th स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स लेवल टॉक बीजिंग में हुई है। इंडिया की तरफ से एनएसए जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल और चाइना की तरफ से वांगी ने जो है नेगोशिएशन लीड की। सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम था अर्ली एंड सब्सटैंशियल हार्वेस्ट का आइडिया। इसका सिंपल मीनिंग समझो कि इंडिया चाइना का पूरा बाउंड्री डिस्प्यूट एक बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है। इसका फाइनल सेटलमेंट जो है वो इमीडिएटली पॉसिबल नहीं है। इसलिए अप्रोच है कि पूरा बॉर्डर डिस्प्यूट एक साथ सॉल्व करना मुश्किल रहेगा, है ना? पहले मैनेजेबल इश्यूज़ पर प्रोग्रेस हो, फिर बॉर्डर मैनेजमेंट इम्प्रूव करें और फिर उसके बाद में मिलिट्री कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करें और ट्रस्ट को ग्रेजुअली रिबिल्ड करें और लॉन्ग टर्म बाउंड्री सेटलमेंट की तरफ जो है हमारा ये जो है पॉजिटिव स्टेप हो सकता है। यानी फाइनल सॉल्यूशन से पहले प्रैक्टिकल इंटरमीडिएट सॉल्यूशन जो है वो निकालना। ठीक है। इंडिया और चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट क्या है? इंडिया और चाइना के बीच अप्रॉक्सीमेटली 3488 किलोमीटर का जो है डिस्प्यूटेड फ्रंटियर है। प्रॉब्लम सिर्फ टेरिटरी की नहीं है, एक मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि दोनों कंट्रीज के बीच एलएसी का एग्जैक्ट अलाइनमेंट म्यूचुअली एग्रीड नहीं है। एलएसी क्या है? एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये वो लाइन है जो ब्रॉडली बताती है कि ग्राउंड पर किस साइड का एक्चुअल कंट्रोल है। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एलएसी जो है वो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नहीं है कोई। इंटरनेशनल बाउंड्री लीगली एग्रीड होती है और एलएसी में कई एरियाज में इंडिया और चाइना का डिफरेंट परसेप्शन देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के सोल्जर्स किसी पॉइंट को अपनी पेट्रोलिंग एरिया मानते हैं, चाइना भी उसी एरिया को अपना पेट्रोलिंग एरिया मानती है। इसकी वजह से डिफरेंट परसेप्शंस की वजह से पेट्रोलिंग ओवरलैप हो जाता है, कई बार फेस ऑफ भी हो जाता है, टेंशन बिल्ड हो जाती है और एस्केलेशन का रिस्क भी होता है। इसी वजह से एलएसी पर कम्युनिकेशन मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 सेक्टर्स बताए गए हैं, 3 सेक्टर्स बताए गए हैं। किसके 3 सेक्टर्स? 3 सेक्टर्स ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर। एक तो वेस्टर्न सेक्टर है, जिसमें अक्साई चिन वाला एरिया आता है। ये मेनली लद्दाख और ज़िनजियांग वाला जो एरिया है, वहाँ पे पड़ता है हमको, है ना? उस एरिया में देखने को मिलता है। ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर। चाइना करंटली अक्साई चिन पर कंट्रोल रखता है, जबकि इंडिया इसे जो है लद्दाख का पार्ट मानता है। चाइना के लिए अक्साई चिन इम्पोर्टेंट क्यों है? अभी ये समझने की कोशिश करेंगे। तो अक्साई चिन ज्योग्राफिकली रिमोट है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट कनेक्ट्स जिनजियांग टू तिब्बत। चाइना के लिए ये स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी का इंपॉर्टेंट एरिया है। अक्साई चिन को सिर्फ टेरिटोरियल डिस्प्यूट के रूप में मत देखो, इसको कनेक्ट करो विद स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स, तिब्बत, जिनजियांग और टेरिटरी तो है ही ऑफ कोर्स, है ना? ईस्टर्न सेक्टर देखने को मिलता है जो कि अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है ना? चाइना अरुणाचल प्रदेश के लार्ज पोर्शन पर क्लेम करता है ना? और सदर्न तिब्बत के नाम से रेफर करता है उसको। इंडिया का पोजीशन है कि अरुणाचल प्रदेश इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया है। चाइना जो है वो 1914 मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट नहीं करता। मैकमोहन लाइन क्या है अब? 1914 के शिमला कन्वेंशन के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटिश, इंडिया और तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच बाउंड्री अलाइनमेंट प्रपोज्ड हुई थी। इंडिया इसे ईस्टर्न बाउंड्री का बेसिस मानता है और चाइना का ऑब्जेक्शन है कि चाइना शिमला कन्वेंशन और मैकमोहन लाइन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। अब व्हाई अरुणाचल इज इम्पोर्टेंट? क्योंकि अरुणाचल जो है ईस्टर्न हिमालयस का पार्ट है, तवांग रीजन पड़ता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट कनेक्टिविटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है ना? तिब्बत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री ज्योग्राफी भी है। इसलिए अरुणाचल डिस्प्यूट सिर्फ ये जो है कार्टोग्राफिक इशू नहीं है। ऊपर से ब्रह्मपुत्रा भी वहीं से निकलती है ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर भी वहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो भी इंटरेस्ट हो सकता है। ठीक है, तीसरा आता है सेंट्रल सेक्टर। ये रिलेटिवली स्मॉलर डिस्प्यूट है, मेनली हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से एसोसिएटेड है। कंपेयर्ड विद वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सेक्टर, यहाँ टेरिटोरियल डिफरेंस रिलेटिवली लिमिटेड है। तो अगर क्वेश्चन आए कि क्वेश्चन में जो है 3 सेक्टर पूछे जाए तो वेस्ट में एक्साई चिन वाला एरिया, मिडिल में हिमाचल उत्तराखंड वाला एरिया और ईस्ट में जो है अरुणाचल प्रदेश एरिया। ये बेसिक मैपिंग वाला क्वेश्चन जो है बन सकता है। ठीक है, आगे आते हैं। हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट, इसकी अगर बात करें थोड़ी सी, तो इंडिया और चाइना ने अब बाउंड्री डिस्प्यूट को इमीडिएटली सॉल्व नहीं किया, लेकिन पीस मेंटेन करने के लिए सेवरल एग्रीमेंट्स बनाए हैं। जैसे सीक्वेंस में अगर देखें तो 1993 में जो है एग्रीमेंट ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी जो है साइन हुआ था। 1996 में मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हुए थे। 2005 में पॉलिटिकल पैरामीटर्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए गए थे और 2012 में डब्ल्यूएमसीसी, इसके बारे में पढ़ेंगे। और 2013 में बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट हुआ था। एक-एक करके सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो 1993 का जो एग्रीमेंट था उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था?
कि बाउंड्री क्वेश्चन अनरिजॉल्व्ड होने के बावजूद बॉर्डर एरियाज में पीस मेंटेन करना है। यानी डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ बट फिर भी डिस्प्यूट को कॉन्फ्लिक्ट बनने से जो है रोकने की कोशिश ज़रूर करनी है। जो 1996 का हमारा जो एग्रीमेंट था उसमें क्या हुआ था, उसमें अगर समझने की कोशिश करें तो इसमें मिलिट्री कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पर ग्रेटर फोकस किया गया था। ठीक है, ट्रूप्स नियर बाय हैं, वेपन्स, मिलिट्री एक्टिविटीज़ हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पॉसिबल हो सकती है ना? तो यहाँ पे जो है सीबीएम का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है अनसर्टेनिटी और एक्सीडेंटल एस्केलेशन को रिड्यूस करना। 2005 का जो एग्रीमेंट था, ये करंट टॉपिक के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। 2005 एग्रीमेंट ने बाउंड्री सेटलमेंट के लिए पॉलिटिकल पैरामीटर्स और गाइडिंग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए। इसका ब्रॉड अप्रोच था फेयर और रीजनेबल म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सेटलमेंट्स होना चाहिए, यानी बाउंड्री सेटलमेंट यूनिलैटरल नहीं हो सकता, दोनों साइड्स को नेगोशिएशन, अकोमोडेशन, एडजस्टमेंट करना होगा। ठीक है, ये हमको देखने को मिलता है। व्हाट इज अर्ली एंड सब्सटेंशियल हार्वेस्ट, अगर इसका समझने की कोशिश करें, अर्ली और सब्सटेंशियल हार्वेस्ट क्या होता है ना? तो ये पूरे इंडिया चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट का फाइनल सोल्यूशन नहीं है। इसको ऐसे समझते हैं कि इमेजिन एक बहुत बड़ा पजल है, कंप्लीट पजल सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है। पहले मैनेजेबल सेक्शन को सॉल्व करो, फिर ग्रेजुअली लार्जर सेटलमेंट की तरफ बढ़ो, है ना? क्या अर्ली एंड सब्सटेंशियल हार्वेस्ट, जैसे बोलते हैं ना एग्जाम में वो क्वेश्चंस पहले करो जो आपको आते हैं ताकि आप टाइम वेस्ट ना करो, और जो नहीं आते वो बाद में उनको करो। ठीक है, ताकि आता हुआ क्वेश्चन आप ना छोड़ के आओ, तो वही बात है अर्ली एंड सब्सटेंशियल हार्वेस्ट वाली। ठीक है, इट मीन्स इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस रेदर देन ऑल और नथिंग सेटलमेंट। ठीक है, यहाँ पे डीलिमिटेशन और डिमार्केशन की भी बात हुई है। ये प्रीलिम्स का जो है फेवरेट डिस्टिंक्शन है। डीलिमिटेशन क्या होता है? बाउंड्री का अलाइनमेंट डिटरमाइन करना इज डीलिमिटेशन। क्वेश्चन आता है कि बाउंड्री एग्जैक्टली कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अगर डिमार्केशन की बात करें तो ऑलरेडी एग्रीड बाउंड्री को ग्राउंड पर फिजिकली मार्क करना इज डिमार्केशन। एग्रीड बाउंड्री को ग्राउंड पर कैसे मार्क करें, है ना? तो डिलिमिटेशन कौन डिसाइड करेगा, है ना? डिलिमिटेशन कौन डिसाइड करेगा, और डिलिमिटेशन में क्या होता है? टेरिटरी डिसाइड करना, डिमार्केशन में डिस्प्ले करना, मार्क करना उस टेरिटरी को, है ना? तो करंट डिस्कशन जो है वो प्राइमरली डिलिमिटेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट पर है। इसका मतलब इंडिया चाइना ने फाइनल बाउंड्री सेटल नहीं कर ली है अभी भी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने डब्ल्यूएमसीसी के बारे में बोला था, ये क्या चीज़ है? इट इज़ अ वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन। ये 2012 में एस्टैब्लिश हुआ था और इसका पर्पस है कंसल्टेशन, कोऑर्डिनेशन, बॉर्डर अफेयर्स मैनेजमेंट और कम्युनिकेशन। ये मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर का रिप्लेसमेंट नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल कंसल्टेशन मैकेनिज्म है। 2 जो है मैकेनिज्म फॉलो होते हैं डब्ल्यूएमसीसी में, एक्सपर्ट ग्रुप ऑन बाउंड्री डिलिमिटेशन और वर्किंग ग्रुप ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट। तो बॉर्डर मैनेजमेंट और बाउंड्री डिलिमिटेशन के लिए 2 ग्रुप्स काम करते हैं। ठीक है। अब अगर मिलिट्री कम्युनिकेशन की बात करें, वी हैव रिटन समवेयर, मिलिट्री कम्युनिकेशन की बात करें तो इंडिया चाइना ने 2 एडिशनल मीटिंग पॉइंट्स और 2 एडिशनल मिलिट्री हॉटलाइन्स एस्टैब्लिश करने पर एग्रीमेंट किया। एडिशनल हॉटलाइन्स ईस्टर्न और मिडल सेक्टर से एसोसिएटेड है। वाई आर हॉटलाइन्स इंपॉर्टेंट, अगर इनको समझने की कोशिश करें तो क्यों इंपॉर्टेंट है? इमेजिन एलएसी पर लोकल सोल्जर्स का फेस ऑफ हो गया। अगर कम्युनिकेशन स्लो है तो फेस ऑफ जो है कन्फ्यूजन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, सोशल मीडिया या मीडिया रिपोर्ट्स बन सकती हैं, पॉलिटिकल प्रेशर बन सकता है और एस्केलेशन हो सकता है। बट हॉटलाइन या कमांडर कम्युनिकेशन अवेलेबल हो तो फेस ऑफ अगर हुआ तो इमीडिएट कम्युनिकेशन पॉसिबल हो जाएगा, क्लैरिफिकेशन हो जाएगी और डी एस्केलेशन जो है वो हम जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हॉटलाइन है ये एस्केलेशन प्रिवेंटिव टूल है ना? ये बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व नहीं करता, बल्कि कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद में बॉर्डर ट्रेड और पिलग्रिमेज की अगर बात करें, बॉर्डर ट्रेड और पिलग्रिमेज की, तो 3 डेज़िग्नेटेड बॉर्डर ट्रेडिंग पॉइंट्स रीओपन करने और बॉर्डर ट्रेड स्ट्रेंथन करने पर एग्रीमेंट हुआ। कैलाश मानसरोवर यात्रा के बैचेज़ इंक्रीज़ करने पर भी जो चाइना के एफर्ट्स को जो है इंडिया ने एप्रिशिएट किया। इसका स्ट्रेटेजिक मीनिंग है कि पहले बॉर्डर को प्राइमरली सिक्योरिटी स्पेस के रूप में देखा जाता था। अब अटेम्प्ट है सिक्योरिटी, ट्रेड और पिलग्रिमेज के साथ-साथ में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को भी बनाने का। अब व्हाई दिस इज़ यूज़फुल? क्योंकि पीपल टू पीपल एंगेजमेंट जो है उससे फ़ैमिलियरिटी बढ़ती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ता है और हॉस्टिलिटी कम होती है। ठीक है, ये डिप्लोमेसी का सॉफ्टर डायमेंशन हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ट्रांस बॉर्डर रिवर्स का भी एस्पेक्ट देखने को मिलता है यहाँ पे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, ब्रह्मपुत्र जो है वो तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है ना? तिब्बत से इंडिया होके फिर बांग्लादेश से बे ऑफ बंगाल में जाती है। व्हाई डज़ इंडिया केयर?
बिकॉज़ अपस्ट्रीम तिब्बत में चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करता है। इंडिया के कंसर्न है कि हाइड्रोलॉजिकल डेटा अगर अपस्ट्रीम रिवर रिवर के वाटर लेवल जो है वो टाइमली मिले तो फ्लड फोरकास्ट बेटर होगा, अर्ली वार्निंग हो पाएगी, इवैक्यूएशन पॉसिबल हो पाएगा, है ना? सेडिमेंट्स रिवर इकोलॉजी और डाउनस्ट्रीम एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, तो ऑफ कोर्स वहाँ से नदी आ रही है, वहाँ पे अगर कोई चेंज होगा तो इंडिया का कंसर्न हो गई। वहाँ पे अगर डैम्स वगैरह बना रहे हैं, कल को अगर वो डैम टूट जाए तो सारा पानी इधर आ जाएगा, हम कैसे मैनेज करेंगे? ठीक है? तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब 2020 का जो हमारा क्राइसिस था, है ना? ये लद्दाख वाला 2020 क्राइसिस ने इंडिया चाइना रिलेशनशिप को सीवियरली डैमेज किया। बॉर्डर टेंशन्स के बाद मिलिट्री मोबिलाइजेशन, ट्रस्ट डेफिसिट, डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं वो सब अफेक्ट हुए, है ना? इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी अफेक्ट हुए। हेंस इंडिया का जो कंसिस्टेंट पोज़ीशन रहा है कि पीस और ट्रैंक्विलिटी जो है अलोंग द बॉर्डर आर नेसेसरी फॉर नॉर्मल बायलैटरल रिलेशनशिप, यानी बॉर्डर पीस बड़ा ज़रूरी है ना? तो इस ये इंडिया के लिए क्या सिग्निफिकेंस है कि हम जो क्राइसिस है उसको प्रिवेंट कर पाएँगे, इंस्टीट्यूशनलाइज़ेशन कर पाएँगे, है ना? डायलॉग्स की। उसके अलावा बाउंड्री सेटलमेंट जो है वो पॉसिबल हो पाएगा, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बनी रहेगी, इकोनॉमिक नॉर्मलाइज़ेशन बना रहेगा। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे जैसे ट्रस्ट डेफिसिट देखने को मिलता है 2020 वाला केस, एलएसी में एम्बिग्यूइटी है, डिफरेंट परसेप्शन है दोनों कंट्री के, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कॉम्पिटिशन है, तिब्बत का फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। तिब्बत जो है वो इंडिया चाइना स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का सेंसिटिव डायमेंशन है। वाटर सिक्योरिटी इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम ब्रह्मपुत्र के प्रोजेक्ट्स को देखें तो, और स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन भी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है इसका? कैसे इस चीज़ को थोड़ा-सा एड्रेस कर सकते हैं? डेटरेंस और डायलॉग दोनों ज़रूरी है। मतलब मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए, है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिप्लोमेसी का रिजेक्शन हो। स्ट्रॉन्ग बॉर्डर डिफेंस रखो आप, लेकिन कंटीन्यूअस डायलॉग भी रखो उसके साथ में। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करो, वेरिफिकेशन करो, इंक्रीमेंटल सेटलमेंट करो। तो इंडिया शुड परस्यू अ डुअल ट्रैक स्ट्रैटेजी ऑफ क्रेडिबल डिटरेंस एंड sustained diplomacy, ensuring that tactical stability gradually creates condition for a durable boundary settlement. ठीक है? ये हमने यहाँ पे देखा। अगला आते हैं नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल इट्स अबाउट रिसर्च फंडिंग इन इंडिया। व्हाट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट? सिंपल लैंग्वेज में न्यू नॉलेज को डिस्कवर करना इज रिसर्च, और एग्जिस्टिंग या न्यू नॉलेज को टेक्नोलॉजी बनाना इज डेवलपमेंट। ठीक है? टेक्नोलॉजी या किसी प्रोडक्ट में प्रोसेस करना बनाना इज डेवलपमेंट। रिसर्च में न्यू नॉलेज डिस्कवर करना और उस न्यू नॉलेज से जो है कोई टेक्नोलॉजी या प्रोडक्ट बनाना इज डेवलपमेंट। ठीक है? तो इसमें समझते हैं कि व्हाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट। ये रिसर्च और डेवलपमेंट इतना इम्पोर्टेंट है क्यों? ठीक है, तो इनोवेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी से कंपटीशन बढ़ता है और उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। बट इसका एक स्ट्रेटेजिक डायमेंशन भी है। फॉर एग्जांपल सेमीकंडक्टर, स्पेस, डिफेंस, बायोटेक्नोलॉजी, एआई, ये जो हैं, अगर कंट्री क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए कंप्लीटली डिपेंडेंट हो दूसरी कंट्री पे, तो एक्सटर्नल डिपेंडेंस की वजह से स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी रहेगी। कभी भी सामने वाला जो है सामान बंद कर देगा, तो आप क्या करोगे? है ना? आपके यहाँ का मार्केट खराब हो जाएगा। अब गवर्नमेंट फंडिंग जो है उसकी ज़रूरत होती है, क्यों? प्राइवेट कंपनीज़ जनरली वही रिसर्च प्रेफ़र करती हैं जहाँ कमर्शियल रिटर्न रिलेटिवली विज़िबल हो। बट बेसिक साइंस में हाई रिस्क होता है, लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड होता है और अनसर्टेन प्रॉफिट्स होते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का हाथ बड़ा ज़रूरी है। मान लीजिए कि आज फंडामेंटल फिजिक्स रिसर्च पर एक्सपेंडिचर हुआ, उसका कमर्शियल एप्लीकेशन परहैप्स डिकेड्स लेटर आए, और प्राइवेट कंपनीज़ के लिए ये अनअट्रैक्टिव हो सकता है। देयरफॉर गवर्नमेंट एक्ट्स एज़ अ पेशेंट रिस्क कैपिटल प्रोवाइडर। ठीक है? इंडिया का रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्किटेक्चर अगर हम देखें, तो इंडिया में मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ या एजेंसीज़ जो हैं, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंड करती हैं। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, सीएसआईआर, आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, बहुत सारे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी एजेंसी है, बहुत सारे डेटाबेस हैं। यहाँ पे एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात हुई है ना? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन एक्ट 2023 के थ्रू जो है एस्टैब्लिश हुआ। पर्पस क्या था? रिसर्च, इनोवेशन और ब्रॉडर रिसर्च इकोसिस्टम डेवलप करना। यानी रिसर्च फंडिंग को सिर्फ ट्रेडिशनली स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन तक लिमिटेड ना रखना। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है? फंडिंग कंसंट्रेशन क्या था? अब सप्लाइड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग नियरली 80% एएनआरएफ फंडिंग आईआईटीज़ में कंसंट्रेटेड है। अब इसका मतलब ऑटोमैटिकली ये नहीं है कि आईआईटीज़ को फंडिंग देना गलत है। व्हाई? क्योंकि बिकॉज़ आईआईटी के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी, रिसर्च लैब्स, ट्रैक रिकॉर्ड्स, प्रपोज़ल कैपेसिटी ज़्यादा हो सकती है ना? रियल क्वेश्चन ये है कि कैपेबल बट लेस एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन को फंडिंग एक्सेस मिल रहा भी है या नहीं? ये इक्विटी वर्सेस एक्सीलेंस का क्लासिक एग्जांपल है कि सिर्फ आईआईटी को दे रहे हैं, बाकी कहीं अगर जो आईआईटी में नहीं जा पाया, आईआईटी का नहीं एक्सेस है जिसको, तो उनके पास क्या? उनके पास कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सेस नहीं है। ठीक है? तो यहाँ पे एक आता है फ्रेगमेंटेड फंडिंग।
फ्रेगमेंटेड फंडिंग का जो है डेटा आता है। तो क्या बोला है कि सपोज़ डीएसटी जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्चर ए को फंड करता है, मीनव्हाइल जो सीएसआईआर है, वो सेम रिसर्चर को सिमिलर प्रोजेक्ट के लिए फंड करता है। अगर डेटाबेसेस कनेक्टेड नहीं है, अब एजेंसी बी को पता ही नहीं चलेगा कि सिमिलर फंडिंग ऑलरेडी अवेलेबल है। देयरफॉर डेटा साइलोज़ जो है वो लो विजिबिलिटी करता है, पॉसिबल डुप्लीकेशन हो सकता है और इनएफिशिएंट पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है मतलब वेस्ट हो सकता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है? तो यहाँ पे पर्सिस्टेंट आइडेंटिफायर्स का भी जो है सीन देखने को मिलता है। व्हाट इज़ दिस पर्सिस्टेंट आइडेंटिफायर्स? इधर नहीं लिखो, आप ऐसे समझ लीजिए। तो पीआईडी का सिंपल मतलब है कि हर एंटिटी को यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी देना। जैसे पैन जो है, पैन हो गया या कोई मोबाइल डिवाइस हो गया, इस तरीके से डिफरेंट जो है आइडेंटिटी देना ताकि डुप्लीकेशन ना हो, है ना? अब व्हाट कैन ग्रांट आईडी कनेक्ट? जो ग्रांट आईडी है वो क्या कनेक्ट कर सकती है? ठीक है, तो एक ग्रांट आइडेंटिफायर के साथ में फंडिंग एजेंसी, इंस्टीट्यूशन, रिसर्चर्स, अमाउंट, ड्यूरेशन ये सब जो चीज़ें हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट उनसे पूछ सकती है 10 करोड़ दिए गए थे, उसका आउटपुट क्या निकला? है ना? तो पेपर पेटेंट डेटाबेस वो सब जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, वो दिखा सकते हैं। ठीक है? ये इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, रिसर्च को लेके है। ठीक है? तो 2 ऑप्शन यहाँ पे बताए गए हैं इंडिया के लिए जो है 2 ऑप्शन है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। ये क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हुँ। तो एक तो मॉडल बताया सोवरेन नेशनल रजिस्ट्री का। इंडिया अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम डेवलप कर सकता है। इसका बेनिफिट है कि इंडिया जो है इंडिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स ईज़िली इंटीग्रेट कर सकता है। स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग भी इंक्लूड की जा सकती है। तो इससे एक्सपेंसिव होने की प्रॉब्लम, टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम ये सब सॉल्व हो सकती है। दूसरा ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्जिस्टिंग इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट कर सकता है इंडिया। एक्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, फास्टर इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है? और डेटा गवर्नेंस और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कंसर्न हो सकते हैं इसके साथ में। हाँ, ऊपर वाले में जब हम लिमिटेशंस देख रहे थे तो एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग ये लिमिटेशंस हैं इसके, फ़ायदे नहीं है इसके, ठीक है? फिर आगे आते हैं हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे थे। हाइब्रिड मॉडल भी हम जो है ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि नेशनल ओनरशिप और ग्लोबल इंटरऑपरेबिलिटी जो है वो दोनों साथ में काम कर सकते हैं। मतलब इंडिया का नेशनल पोर्टल और इंटरनेशनल कंपैटिबिलिटी आइडेंटिफायर्स दोनों मिलके साथ में काम कर सकते हैं। तो हाइब्रिड मॉडल भी जो है हम अपना सकते हैं। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या देखने को मिलता है? पहला तो गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी होगी, फिजिकल एफिशिएंसी बढ़ेगी, साइंटिफिक डेवलपमेंट बेटर होगा, इनोवेशन बढ़ेगी, फेडरलिज्म जो है वो देखने को मिलेगा और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी बढ़ेगी। लेकिन कुछ चैलेंजेज़ हैं, इसमें चैलेंजेज़ क्या है? फंडिंग का प्रॉब्लम है, डेटा साइलॉज़ का प्रॉब्लम है, एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाएगा, डिलेड फंडिंग हो सकती है ना, इंडस्ट्री एकेडमिया डिस्कनेक्ट देखने को मिलता है, तो ये सब चैलेंजेज़ देखने को मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस तरीके से डेवलप नहीं है, ठीक है? तो इसमें वे फॉरवर्ड में वी कैन इंक्रीज़ द फंडिंग, ट्रैक कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको इसके जो है वे फॉरवर्ड हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है हीट वेव्स के बारे में। हीट वेव एज़ डिज़ास्टर, है ना? व्हाई इज़ रिकॉग्निशन इम्पोर्टेंट? अर्लियर हीट वेव्स को जनरली नॉर्मल डिज़ास्टर फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क में सेम स्टेटस नहीं मिलता था एज़ फ्लड्स या साइक्लोन्स, बराबर उस पे नहीं रखा जाता, है ना? स्टेट्स लोकल डिज़ास्टर रूट के थ्रू एसडीआरएफ जो स्टेट डिज़ास्टर रिलीफ फंड जो है यूज़ कर सकते थे बट रिस्ट्रिक्शन थी। हीट वेव्स फॉर्मली नोटिफाइड नेचुरल कैलेमिटी फ्रेमवर्क में इंक्लूडेड हैं। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट चेंज जो है वो ये आता है कि हीट वेव जो है वो डिज़ास्टर गवर्नेंस, वाइडर फाइनेंसिंग पॉसिबिलिटी, रिलीफ और मिटिगेशन जो है उसमें काम आते हैं। है ना? ये सब जानना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है, क्या बोला? हीट वेव्स फॉर्मली नोटिफाइड नेचुरल कैलेमिटी फ्रेमवर्क में इंक्लूडेड है। आर्टिकल 280 यहाँ पे देखने को मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्या है? आर्टिकल 280 क्या बताता है ना? तो फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश करने का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न देता है। फाइनेंस कमीशन जो है वो सेंटर स्टेट फिस्कल रिलेशन के साथ में डिज़ास्टर मैनेजमेंट फंडिंग अरेंजमेंट पर भी रिकमेंडेशन करती है। तो आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन एस्टैब्लिश होता है और डिज़ास्टर फंडिंग के लिए रिकमेंडेशन देखने को मिलती है। यहाँ पे एसडीआरएफ और एसडीएमएफ देखने को मिलते हैं। स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड, है ना? स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड और स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड। ये क्या है? थोड़ा-सा देखने की कोशिश करते हैं। हाँ, ठीक है। तो स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड जो है वो फ़ोकस करता है इमीडिएट रिस्पॉन्स पे। फॉर एग्ज़ाम्पल हीट वेव का कोई इवेंट हुआ तो इमरजेंसी मेडिकल असिस्टेंस दिया, रिलीफ हो गया, टेम्परेरी अरेंजमेंट हो गया। लेकिन जो स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड है ना? वो फ्यूचर रिस्क रिडक्शन पे काम करता है। हीट वेव का रिस्क है तो कूलिंग शेल्टर्स बनाओ, अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाओ, हीट रेज़िलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, फ्यूचर डेथ या लॉसेस को रिड्यूस करो। ये करता है स्टेट डिज़ास्टर मिटिगेशन फंड। दोनों में फ़र्क समझ गए? अब व्हाई हीट इज़ अ स्पेशल डिज़ास्टर? ये इतना क्या है ना? व्हाई हीट इज़ अ स्पेशल डिज़ास्टर अगर समझने की कोशिश करें। हुँ।
तो अगर समझने की कोशिश करेंगे तो फ्लड यूजुअली सडन इवेंट होता है, विजिबल डैमेज देखने को मिलता है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स जो है पॉसिबल है। रिपीटेड एक्सपोज़र हुआ तो जो है क अब हीट वेव में क्या होता है कि बार-बार रिपीटेड एक्सपोज़र हुआ तो क्युमुलेटिव फिज़िकल स्ट्रेस, फिज़ियोलॉजिकल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, हेल्थ डिटेरियोरेट होगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी एंड समटाइम्स एक्सट्रीम केसेस भी हो सकते हैं। देयरफॉर हीट वेव डैमेज कैन बी लेस विजिबल बट इक्वली डेवास्टेटिंग, उतना ही नुकसान करेगी लेकिन दिखेगी नहीं, है ना? अब इंडिया का हीट वेव एक्सपोज़र कैसा है? अराउंड 57% इंडियन जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो हाई टू वेरी हाई हीट रिस्क जो है फेस करते हैं। 76% जो पॉपुलेशन है वो अकॉर्डिंग टू द साइटेड डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट, है ना, इसको फेस करती है हीट वेव को। हीट रिस्क जो है वो सिर्फ टेम्परेचर का नहीं होता, वो हैज़ार्ड, एक्सपोज़र, वल्नरेबिलिटी तीनों को एक्सपोज़ करता है। हैज़ार्ड में क्या करेंगे? अभी हैज़ार्ड को अगर डिस्कस करें तो ये क्या है ना? तो हैज़ार्ड इंक्लूड टेम्परेचर, ड्यूरेशन, ह्यूमिडिटी, फ्रीक्वेंसी, नाइट टाइम टेम्परेचर। एक 44 डिग्री सेल्सियस का डे जो है वो डेंजरस है, लेकिन 44 डिग्री का डे हो और उसके साथ में हाई ह्यूमिडिटी भी हो, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है ना? बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। एक्सपोज़र की बात आए तो डेंसिटी, आउटडोर वर्कर्स जो होते हैं, एग्रीकल्चर वर्कर्स जो होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं, उनको कितनी दिक्कत होगी, वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी। जिन लोगों के पास एसी नहीं है, पुअर वेंटिलेशन है, लिमिटेड इलेक्ट्रिसिटी है, आउटडोर ऑक्यूपेशन बाहर जाके काम करते हैं, उनके तो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं वो हीट वेव्स को लेके, है ना? वार्म नाइट्स होती हैं, तो उसमें क्या है ना? यहाँ पे ये जो है सटल बट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि डे टाइम में एक्सट्रीम हीट होती है ना? तो बॉडी हीट एक्यूमुलेट कर लेती है, लेकिन नाइट टाइम में वो हीट को जो है नाइट शुड आइडियली प्रोवाइड रिकवरी जो हीट एब्ज़ॉर्ब की है। नाइट टेम्परेचर भी अगर अनयूजुअली हाई होगा तो बॉडी कूल डाउन कैसे करेगी? रिकवरी कैसे होगी? हीट का स्ट्रेस तो बढ़ेगा ना। देयरफॉर वार्म नाइट्स हीट वेव मोर्टेलिटी को वर्सन कर सकती हैं। अब हू इज़ मोस्ट वल्नरेबल कौन है? बाहर जो काम करते हैं। एल्डरली पीपल, थर्मोरेगुलेशन वीक होता है उनका, बच्चे, छोटे बच्चे, अर्बन पुअर, है ना? इनफॉर्मल वर्कर्स और वल्नरेबल पेशेंट्स आर वेरी मच प्रोन टू हीट वेव्स, ठीक है? अब हीट एक्शन प्लान यहाँ पे देखने को मिलता है। हीट एक्शन प्लान, ये बेसिकली एक लोकल हीट रिस्क जो है मैनेजमेंट ब्लूप्रिंट है। हीट रिस्क मैपिंग करना, अर्ली वार्निंग वार्निंग देना, पब्लिक अलर्ट जारी करना, ये सब चीज़ें होती हैं। व्हाई दिस हीट एक्शन प्लान मैटर्स? सपोज़ आईएमडी प्रेडिक्ट करता है एक्सट्रीम हीट को। अगर जो हीट एक्शन प्लान है वो रेडी है, तो फोरकास्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अलर्ट कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, स्कूल में टाइमिंग मॉडिफाई कर सकते हैं, वाटर पॉइंट्स एक्टिवेट कर सकते हैं, कूलिंग सेंटर्स ओपन कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती है। तो हीट एक्शन प्लान जो है वो एक्टिवेट होना बड़ा ज़रूरी है। अभी यहाँ पे गैप का इम्प्लीमेंटेशन भी हमको देखने को मिलता है, थोड़ा-सा अगर आगे आएँगे। इफ वी हैव इट, यस, मेजर इम्प्लीमेंटेशन के, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मेजर इम्प्लीमेंटेशन गैप भी देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि इंडिया के पास जो है प्लान्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि प्लान्स को फंडेबल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट करना इज़ अ प्रॉब्लम। जो हीट एक्शन प्लान्स है वो कहते हैं क्रिएट कूलिंग सेंटर्स, बट क्वेश्चन आता है कहाँ, कितने, कौन फंड करेगा, कौन ऑपरेट करेगा, कितने बनाने हैं, कौन मॉनिटर करेगा? अगर इनका आंसर नहीं है, तो प्लान जो है वो पेपर पे ही रह जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। हेल्थ सर्विलेंस, हीट वेव्स डेथ को एक्यूरेटली मेजर करना डिफिकल्ट है, क्योंकि बिकॉज़ डायरेक्ट हीट स्ट्रोक जो है वो आइडेंटिफाई करना रिलेटिवली ईज़ी है, बट हीट कंडीशन जो है वो आपका किडनी स्ट्रेस बढ़ा दे, फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी डिटेरियोरेशन करे, तो आप उसको कैसे जो है डिटेक्ट करेंगे, है ना? पैरामीटर इंश्योरेंस इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। पैरामीटर इंश्योरेंस ये क्या है? अभी ये इंटरेस्टिंग इनोवेशन है। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस में डैमेज होता था तो असेसमेंट की जाती थी, वेरिफिकेशन होता था, क्लेम मिल जाता था। स्लो प्रोसेस होता था, है ना? टेम्परेचर थ्रेशोल्ड जो अगर क्रॉस हो गया तो ऑटोमैटिकली जो प्री डिटरमाइंड पे आउट है वो दे दिया जाएगा। इसको थोड़ा एग्ज़ाम्पल के तरीके से समझते हैं। समझिए कि पुलिस कहती है कि अगर टेम्परेचर जो है वो कुछ एक्स डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाएगा फॉर सम कॉन्सेक्यूटिव डेज़, तो पे आउट एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन कोई नो लेंदी इंडिविजुअल लॉस असेसमेंट नीडेड, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फास्ट, प्रेडिक्टेबल और लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन इस तरीके से हो सकता है। ठीक है? इस तरीके से हो सकता है। हीट वेव्स का ब्रॉड इम्पैक्ट क्या होता है अगर समझने की कोशिश करें तो? पब्लिक हेल्थ खराब होती है, इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी कम होती है, एग्रीकल्चर में क्रॉप स्ट्रेस बढ़ता है, इरिगेशन डिमांड बढ़ती है, एनर्जी, एसी और कूलिंग, एसी वगैरह की और बाकी कूलिंग इक्विपमेंट्स की जो डिमांड है वो बढ़ती है, वाटर ज़्यादा इवेपोरेट होता है, डिमांड बढ़ती है, अर्बनाइजेशन में अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखने को मिलता है और पुअर हाउस होल्ड्स जो हैं वो लेस अडेप्टिव होते हैं, ज़्यादा सहना पड़ता है उनको। ठीक है, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। क्लाइमेट चेंज से तो ऑफ कोर्स मिला जुला ही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसी की वजह से ये जो है बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। क्या वे फॉरवर्ड्स क्या कर सकते हैं? दिक्कत तो हमने देख ली है, पर क्या-क्या चीज़ें हैं जो हम इसको सुधारने के लिए कर सकते हैं? ठीक है, तो यूनिवर्सल एचएपी कवरेज व्हिच इज़ क्या बोला हमने? हीट एक्शन प्लान। वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट और सिटीज़ शुड हैव फंक्शनल एचएपीज़।
फंडेबल एचईपीज़ होने चाहिए, जो कि कॉस्ट, एजेंसी, टाइमलाइन इंडिकेटर सब चीज़ें प्रोवाइड करें। अर्ली वार्निंग होनी चाहिए, वर्कर्स को प्रोटेक्शन दो, कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, हेल्थ सर्विलेंस करो, स्कीम कन्वर्जेंस करो और पैरामीटर फाइनेंसिंग भी होनी चाहिए। ठीक है? तो इस तरीके से हमने इसको देख लिया। ये मेजरली जो तीनों पॉइंट्स थे, तीनों चारों पॉइंट्स थे, ये मेंस को लेकर ही थे। प्रीलिम्स वाला हमने अपलोड कर दिया। ठीक है? अभी करंट अफेयर्स में वी आर जस्ट फिगरिंग आउट कि कैसे चीज़ें किस तरीके से कवर करें कि सारा हो जाए, है ना? एनीवेज़, अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल रही हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।